दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय द एम्प्टी सेट। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। अब देखो हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। और इसका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है बहुत अच्छा कि एक समुच्चय है आपके पास, ये बी समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है कि इसके अवयव x इस प्रकार हैं, x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों आप देखिए कि कक्षा 10 और 11 में 10th और 11th में जो अध्ययनरत विद्यार्थी होंगे वो दो कक्षाओं में कोई भी विद्यार्थी अध्ययन एक साथ नहीं कर सकता है। कक्षा या तो कक्षा 10 में करेगा या कक्षा 11 में करेगा। कक्षा 10 और कक्षा 11 में एक साथ अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी नहीं हो सकता है। तो ये इसमें इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो कक्षाओं में एक समय पर एक विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया? एक रिक्त समुच्चय हो गया। इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो सकता है। तो ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। जबकि अगर हम बात करें समुच्चय ए की, ये है x सच दैट x किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। तो ये तो हो सकता है कक्षा 11 में विद्यार्थी पॉसिबल है किसी स्कूल के। तो ये क्या है? इसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी लेकिन शून्य नहीं हो सकती है। अगर शून्य भी है या तो शून्य होगी तो शून्य भी एक अवयव होगा। अगर इसमें कोई कक्षा 11 किसी स्कूल का कक्षा 11 में अगर कोई विद्यार्थी नहीं भी है तो क्या होगी उनकी संख्या? या तो शून्य होगी तो शून्य भी उसका एक अवयव होगा, या फिर 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। लेकिन तो ये क्या हो गया? एक अरिक्त समुच्चय हो गया। अरिक्त समुच्चय मतलब नॉन एम्प्टी सेट। जैसे रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट होता है तो उसी प्रकार जिसमें कोई भी एक भी एलिमेंट हो, ऐसा अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? अरिक्त समुच्चय होता है। तो यह क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है। जबकि बी एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि दो कक्षाओं में कोई भी विद्यार्थी अध्ययन एक साथ नहीं कर सकता है। तो अरिक्त समुच्चय का जो नोटेशन होता है, उसका जो प्रतीक होता है वो ये लेटर फाई होता है। इसको बोलते हैं फाई। इसको हम कैसे बनाते हैं? देखो फाई को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे 0 लिखेंगे और इसको हम ऐसे काट देते हैं। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम फाई बोलते हैं। ये क्या है? फाई। या इसका एक तरीका और है अरिक्त समुच्चय को दिखाने का। जो कर्ली ब्रैकेट जो समुच्चय के लिए हम यूज़ करते हैं, ये खाली कर्ली ब्रैकेट से अगर हम लगाएंगे, ये मझले कोष्ठक खाली बनाएंगे, तो ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय का, एम्प्टी सेट का एक नोटेशन होता है। या तो फाई लिखेंगे या फिर ये ब्रैकेट से हम लगाएंगे। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय का के इनको डिनोट कैसे करेंगे हम? रिक्त समुच्चय को फाई से या ये ब्रैकेट से। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। अब देखो इसका उदाहरण हम पढ़ते हैं। बुक में बहुत अच्छा उदाहरण इसके उदाहरण दिए हुए हैं। देखो नंबर 1 उदाहरण क्या है इसका? मान लीजिए कि a बराबर x सच दैट x इज लेस देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। x किस प्रकार है कि x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और x एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कंप्लीट नंबर
ऐसे पूर्णांक जो 1 से शुरू होते हैं और आगे को बढ़ते जाते हैं वो क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 से आगे को जो भी संख्याएं होंगी वो सब नेचुरल नंबर्स होती हैं। 1 से इस साइड को क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या दिया है हमको, x सच दैट x such that x is greater than 1 and less than 2, ये हमको दिया हुआ है। कोमा x एक प्राकृत संख्या है, मतलब x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो ये कैसा सेट है, ये एक कैसा सेट है, देखो x 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, संख्या 1 है और यहाँ पर संख्या 2 है, दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। और 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या दूसरी नहीं होती है। तो दूसरी कोई प्राकृत संख्या इनके बीच में नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि x ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं होता है जो 1 और 2 के बीच में है, ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये समुच्चय क्या हो गया, ये एक एम्प्टी सेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखा है यहाँ पे, यह है सेट A। तो सेट A इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 और खाली ये ब्रैकेट्स लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि A एक रिक्त समुच्चय है। इसी प्रकार इसमें एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है आपकी बुक में, नंबर 2। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिक्त समुच्चय को समझने के लिए। तो ये क्या दिया है, सेट B इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x एक परिमेय संख्या है। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक नंबर है हमारे पास, एक ऐसी परिमेय संख्या है, ये इसमें हमको दिया हुआ है। तो ऐसी कोई परिमेय संख्या होती है या नहीं होती है, ये हमको देखना है पहले। इसी से हमें पता चलेगा कि ये रिक्त समुच्चय है या अरिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो b इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो हम इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इस सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन से हमको पहले x की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसको सॉल्व करना है बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों साइड हम 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया, यहाँ भी 2 ऐड कर दिया। तो इससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 ऐड करने पर। यहाँ पे क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब कोई भी ऐसा, और साथ में क्या दे रखा है हमको, x एक परिमेय संख्या है। तो क्या कोई भी ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसका स्क्वायर 2 हो? ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं होती है जिसका स्क्वायर 2 हो। परिमेय संख्या मतलब
जिसको हम p बाई क्यू, ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? जब इस स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो क्या होता है? x की पावर क्या हो जाती है? ये 1/2 में आ जाती है और प्लस माइनस का साइन लगता है। तो ये प्लस माइनस या 1/2 को हम और कैसे लिख सकते हैं? रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है? प्लस माइनस √2। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस √2 का मतलब क्या हुआ कि x की दो वैल्यू हैं, एक तो प्लस √2 है, दूसरी माइनस √2 है। अब √2 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और माइनस √2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हमको सेट में क्या लिखा हुआ है हमारे कि x एक परिमेय संख्या है, जबकि x की वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन से? √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इर्रेशनल नंबर है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर और अपरिमेय मतलब इर्रेशनल। √2 इर्रेशनल है, जबकि प्रश्न में हमको दिया है कि x क्या है? रेशनल है। तो दो संख्याएं, कोई भी संख्या रेशनल और इर्रेशनल एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है? ये सेट एक एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? b क्या है? इक्वल टू 5 के बराबर है, या खाली ऐसे ब्रैकेट हम लगा देंगे, ये क्या है? b है। अब हम पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो दोस्तों, परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। क्या होती है? अवयवों की संख्या सीमित होती है। और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? जिसमें अवयवों की संख्या असीमित होती है, वो काउंट नहीं करी जा सकती है, इनफाइनाइट होती है, असीमित होती है। तो देखो, इसमें अपरिमित समुच्चय की एक परिभाषा दी हुई है। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिक्त समुच्चय है उसमें भी क्या है? अवयवों की संख्या निश्चित ही है, अपरिमित नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक्त समुच्चय होता है और ऐसे अवयव जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, मतलब एक संख्या होती है, फिक्स नंबर होता है, तो ऐसे समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं। और यदि अवयवों की संख्या उसमें अनिश्चित हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकें, तो वो क्या होती है? वैसा समुच्चय क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। जो समुच्चय परिमित नहीं होता है वो क्या होता है? अपरिमित समुच्चय। जैसे इसका एक एग्जांपल है, इसमें दिया हुआ है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W क्या है? परिमित है। W एक ऐसा समुच्चय बनाया हमने जिसमें सप्ताह के सारे दिन आते हैं। जैसे सोमवार से स्टार्ट करके रविवार तक सारे दिन कितने हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये क्या है? एक परिमित समुच्चय। 7 क्या है? एक निश्चित संख्या है, तो W क्या होगा? एक परिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार ये एक इक्वेशन दी है, x² - 16 = 0। तो इसके क्या क्या हल होंगे? इसके हलों का समुच्चय, ये भी एक क्या कह रहा है? ये भी एक परिमित समुच्चय है।
ये परिमित समुच्चय कैसे है, इसको हम देखते हैं। एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर -4 को क्या हम लिखते हैं, 16 को क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अभी क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है विस्तार, इसका विस्तार होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन का 0 होने का मतलब क्या है कि या तो ये वाला पार्ट 0 होगा इसमें, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से एक 0 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगी +4 और -4। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो हल निकले हैं वो क्या निकले हैं, -4 और +4। तो ये इस समुच्चय के क्या होंगे अवयव, जो समुच्चय हमको दिया हुआ है। इस समुच्चय S के ये क्या होंगे अवयव होंगे। तो ये क्या है, दोनों दो ही संख्या हैं, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, -4 और 4। तो ये क्या है, सीमित संख्या हैं, दो हैं। दो क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है। तो ये क्या हो गया, एक परिमित समुच्चय हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल इसमें दिया है हमको। मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी एक अपरिमित समुच्चय है। किसी भी रेखा में स्थित सभी बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है। तो जी क्या हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रेखा में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जी क्या हो गया, एक अपरिमित समुच्चय हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल हमको इसमें दिया हुआ है सी इज इक्वल टू इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। ये कैसा समुच्चय है हमको देखना है। ये समुच्चय कैसा समुच्चय है, ये एक परिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि विश्व में इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष जो होंगे वो होंगे तो बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन उनका एक फिक्स, अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो एक काउंटिंग एंड होगी, एक कभी ना कभी एंड हो जाएगी। मतलब निश्चित है, जैसे अभी हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, 750 करोड़ के आसपास है। तो पुरुष भी तो 750 क्या है, 750 करोड़ एक निश्चित संख्या है। तो पुरुष तो उससे कम ही होंगे, 750 से उसके आधे या उससे कम होंगे। तो वो भी क्या होगा कि निश्चित संख्या ही होगी। तो क्या हो गया, एक अपरिमित समुच्चय। ये क्या है, एक परिमित समुच्चय। क्या है, परिमित मीन्स फाइनाइट सेट है। अब देखो हम इसके अवयवों की संख्या का प्रतीक क्या होता है। किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या का प्रतीक को हम कैसे शो करते हैं। किसी भी समुच्चय को हम कैसे शो करते हैं, एस से दिखाते हैं, और ये ब्रैकेट लगाते हैं, बाहर से लिखते हैं हम स्मॉल एन। इसका मतलब क्या है कि सेट एस में अवयवों की संख्या। माना कोई सेट एस है और उसमें हमने ब्रैकेट लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाहर से हमने स्मॉल एन लिखा है, तो एन ब्रैकेट एस। इसका मतलब होता है कि इस अवयव में, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसे कि ये समुच्चय एस है, इसमें हमको अवयवों की संख्या लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, एन ब्रैकेट एस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय एस में अवयवों की संख्या
बराबर, मतलब नंबर ऑफ n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या समुच्चयों की संख्या, नहीं अवयवों की संख्या इस सेट में एस में। तो क्या हो जाएगा, एन एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2। कितनी संख्या है, 2 अवयव हैं, तो एन ब्रैकेट एस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद समुच्चय का एक और प्रकार होता है समान समुच्चय। अगर हम दो समुच्चयों के बीच में दो हमको अलग अलग समुच्चय दिए हुए हैं, माना दो समुच्चय हमको ए और बी दिए हुए हैं या एक्स और वाई दिए हुए हैं, दो समुच्चय, तो उनके बीच में हमको अगर कंपैरिजन करना है, उनके बीच में हमको तुलना करनी है, तो कैसे करेंगे हम, उनके अवयवों को देखकर वो तुलना की जाती है। तो यदि दो अलग अलग दिए हुए समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर हो और समान भी हो, एक तो अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और वो अवयव एक दूसरे से मैच भी करनी चाहिए। अगर दोनों के अवयव मैच भी कर रहे हैं और संख्या में भी समान हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों समुच्चय समान कहलाते हैं। देखो इसमें डेफिनेशन क्या दी है, समान समुच्चय इक्वल सेट्स का की डेफिनेशन दी है, दो दिए गए समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी एक अवयव है, तो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। ए और बी क्या कहलाते हैं, समान कहलाते हैं। तो अवयवों की संख्या अगर दो सेट्स में समान है, एक जैसी है, तो वो दोनों समान समुच्चय होते हैं। इसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एक सेट इसी में दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल आपकी बुक में, कि मान लीजिए कि ए बराबर क्या है 1, 2, 3, 4 और बी बराबर है 3, 1, 4, 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए और बी सेट में क्या दिया हुआ है, संख्याएं समान दी गई हैं। कैसे दी गई हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। और दोनों में क्या है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, 4 अवयव हैं, और इस सेट में भी 4 अवयव हैं। तो दोनों में 4 अवयव हैं, दोनों में 4 अवयव हैं, दोनों समान भी हैं, मेल भी खा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, दोनों सेट ए और बी क्या हैं, समान समुच्चय कहलाएंगे। जबकि इनका सीक्वेंस अलग, इनमें डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दोनों का सीक्वेंस अलग दिया है। इसमें सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 एक सीक्वेंस में दे रखे हैं, इसमें 3 पहले, 1 बाद में, फिर 4, फिर 2 ऐसे दिए हुए हैं। तो इससे इन समुच्चयों के समानता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों समुच्चय क्या हैं, समान है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले हमको क्या देखना है, दो समुच्चयों में यदि उनकी संख्या समान है और एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं, तो दोनों समुच्चय और भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ए इज इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, कि मान लीजिए कि ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। मतलब एक समुच्चय हमारे पास क्या है, ए एक समुच्चय कैसा है, छः से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं 6 से कम अभाज्य संख्याएं, 6 से कम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहली अभाज्य संख्या 6 से कम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, बस 2 अभाज्य संख्याएं जो 6 से कम होती हैं, 2 ही, 1, 2, 3 और एक और होती है 5। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 से क्या है, कम है। 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 6 से छोटी।
और दूसरा अवयव, दूसरा सेट हमको क्या दे रखा है, दूसरा समुच्चय है पी दूसरा समुच्चय क्या दे रखा है हमको, पी क्या है, 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। 30 क्या है, 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। पी है 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। तो 30 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमें डिवाइड मेथड से जब निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड तो क्या आते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया। तो 30 के गुणनखंड क्या आ गए, 2, 3, 5। तो दोनों अवयवों में ए और पी में जो अवयवों की संख्या क्या है, समान है, एक दूसरे से मैच कर रही है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों अवयव क्या, दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान। तो समुच्चय ए बराबर क्या होगा, समुच्चय पी। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको। यदि दो अवयवों में, दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या अगर समान है, जैसे मान लो एक अवयव क्या है ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी है, और दूसरा क्या है 1 2 3 4 है, तो क्या ये समान समुच्चय होंगे, ए और बी समान समुच्चय होंगे? ये दोनों ए और बी समान समुच्चय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो अवयवों की संख्या दोनों में समान है, तो इसमें भी 4 हैं और इसमें भी अवयव 4 हैं। तो अवयवों की संख्या केवल समान हो जाने से समान समुच्चय नहीं होते हैं। समान समुच्चय होने के लिए और क्या होना चाहिए, इन अवयवों को भी समान होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर 1 2 3 4 ही होनी चाहिए तभी दोनों समान समुच्चय होंगे, भले ही इनमें अवयवों की संख्या बराबर है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, तो ये दोनों फिर भी समान नहीं कह सकते हम इनको। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी समुच्चय एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इससे जुड़ी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2, इस प्रश्नावली 1.2 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, इनका हल करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।